हेलो प्यारे विद्यार्थी, मैं ब्रिजेंद्र आप सभी का फिजिक्स एरिया में स्वागत करता हूं। मेरे भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है नील्स बोहर की परमाणु मॉडल को अच्छे से पढ़ेंगे। और दूसरी चीज, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या। nवीं कक्षा की हमें क्या निकालना है? त्रिज्या। या फिर इसे को हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की जो त्रिज्या है वो मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। ये सिद्ध करने के लिए कई बार पूछा गया है, 2025 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आइए हम सीधे बढ़ते हैं नील्स बोहर की परिकल्पनाएं। कैसे नील्स बोहर ने प्लांक क्वांटम सिद्धांत लगाकर रदरफोर्ड की कमियों को दूर किया, तो आइए समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, तीन तरीके से ये मेरे भाई जाना जाता है। नील्स बोहर का परमाणु मॉडल कहो या हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल कहो। नील्स बोहर के लिए बोहर की परिकल्पनाएं या बोहर का अभिग्रहित, पॉस्टुलेट कहते हैं। अभिग्रहित का मतलब क्या होते हैं? पॉस्टुलेट कहते हैं। तो समझे ये बात कब की है मेरे भाई। आपको अगर बताऊं, अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूं, 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी ने में सॉरी 1913 ईस्वी में बोर नाम का, बोहर जिसको बोर भी बोलते हैं, में बोहर ने रदरफोर्ड की जो कमी थी, पिछला क्लास नहीं देखे तो उसको आप देख के आए। रदरफोर्ड मॉडल को प्लांक क्वांटम सिद्धांत चैप्टर नंबर 11 में बताया गया है आपको। प्लांक क्वांटम सिद्धांत क्या है? प्लांक क्वांटम सिद्धांत आप चैप्टर नंबर 11 में देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से इसको कराया गया है। प्लांक क्वांटम सिद्धांत लगा सॉरी गर नहीं कर लगाकर परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। कौन? बोर परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, मतलब उनकी कमी को जो है प्लांक क्वांटम सिद्धांत से वो लगाकर अपना जो है एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बोर मॉडल कहते हैं। ठीक है, सिद्धांत लगाकर परमाणु मॉडल यानी कि बोहर परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। ये कब की बात है? ये बात है मेरे भाई 1913 ईस्वी में, जब हमारे पापा भी नहीं पैदा हुए थे या आप भी नहीं पैदा हुए, तब की बात चल रही है। कितनी पुरानी बातें कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है, कितनी पुरानी बातें अपन लोग कर लेते हैं अच्छे से। तो पहला इन्होंने क्या किया, तीन अभिग्रहित दिया या तीन मॉडल दिया। पहला मॉडल क्या है, मैं इसको अभिग्रहित के नाम से बताऊंगा, आप उसको वैसे भी लिख सकते हो। जो पहला है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथम अभिग्रहित बोर या बोहर का प्रथम अभिग्रहित, या परिकल्पनाएं कह सकते हो। अभिग्रहित बोर की क्या है? प्रथम अभिग्रहित क्या है, जरा समझो। इसमें बताया गया है क्या, ध्यान से सुनिएगा भाई, एक एक बात हम लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सबको आता है, केमिस्ट्री पे आपने पढ़ रखा है। सिर्फ एक बार आप इसको ध्यान से सुने, एज इट इज आपको लिख के आना है, और हर बार आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताया गया है कि अस्थाई कक्षा जो होती है ना भाई, बोर ने रदरफोर्ड ने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या होता है? चक्कर लगाता है। तो कक्षाओं को वो निश्चित नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे बोर ने क्या किया कि अस्थाई कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, क्या बोला उन्होंने? अस्थाई
कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। यद्यपि यद्यपि उसमें यद्यपि उसमें अभिकेंद्र अभिकेंद्र त्वरण होता है, त्वरण होता है, जिससे जिससे परमाणु का जिससे परमाणु का अस्थायित्व बना रहता है, अस्थायित्व, इससे परमाणु का अस्थायित्व बना रहता, सॉरी, बना रहता है। देखो यही इनकी कमी थी, किसकी किसकी, रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड से जब पूछा गया इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, तो अंततः इसकी ऊर्जा और त्रिज्या घटती जाएगी, अंततः इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, परंतु वो इसको स्पष्ट नहीं कर पाए। तो इन्होंने कहा कि अस्थायी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता ही नहीं है, यद्यपि उसमें क्या अभिकेंद्र त्वरण होता है, जिससे उससे का जो अस्थायित्व है वो लगातार क्या होता है, बना रहता है। ठीक है सर। अब अस्थायी कक्षा में जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, लिखना तो इतना ही है, अस्थायी कक्षा में जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को उस इलेक्ट्रॉन को जो उस इलेक्ट्रॉन को आकर्षण बल कहां से मिल रहा है, विद्युत बल से। तो यहां से हम कह सकते हैं कि नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला विद्युत बल, अगर हम कहें, बात को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए यहाँ पे, या इस तरह कह सकते हैं, नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के बाह्य आकर्षण से इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगा रहा है उसको अभिकेंद्री बल की आवश्यकता पड़ती है, वो अभिकेंद्री बल कहां से मिलता है, नाभिक के आकर्षण बल से। तो नाभिक के आकर्षण बल से मिलता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं सीधा 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 कि जो अभिकेंद्र बल है, जो अपना क्या है, अभिकेंद्र बल है, तो एफ सी बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या होगा, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले बल के बराबर। नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच के बीच के बीच वैद्युत बल के क्या होता है, बराबर होता है। जो वैद्युत बल होता है वो हमारा F इंटू ई होता है। बहुत ही सही। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगा रहा है तो उसका जो अभिकेंद्र बल होता है सबको पता है, एम वी स्क्वायर बाई ये होता है आर। अभी इसका चित्र अगर फिगर बनाया जाए तो फिगर के हिसाब से आप देख लीजिए, यहाँ ये देख पा रहे हैं आप। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक नाभिक है, सॉरी, यहाँ पर एक क्या है, नाभिक। और नाभिक कैसा होता है, धनात्मक,
वे से, और यहाँ से जो त्रिज्या है वो आर है। अभी जो इलेक्ट्रॉन है ना, अभी जो इलेक्ट्रॉन है ना, गति करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गति करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो यम होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वी वेग से क्या करेगा, इस तरह से अपनी कक्षा में ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से कक्षा में क्या करेगा, गति करेगा। और जिसकी त्रिज्या क्या स्मॉल आर है, वेग वी है, द्रव्यमान है। तो यहाँ पे नाभिक के बीच आकर्षण बल भैया क्या होगा, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत बल। अब वैद्युत बल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ठीक है। पहला जेडी हाइड्रोजन परमाणु, पहली बात यह नियम जो है केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए सत्य माना जाता है बस। तो Q1 का मान जेडी यानी परमाणु क्रमांक इंटू दूसरा क्या है इलेक्ट्रॉन बटे त्रिज्या का स्क्वायर। तो यहां से अगर हम देखा जाए तो कुछ कट जाएगा, कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा, एक आर से एक आर कट गया, एक आर से एक आर कट गया। तो हमारे पास बचा एम वी स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर बटे आर। जेड ई स्क्वायर बटे, ये जो आर आया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो आर आया है ना अपना, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है मैं कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम वी आर, सॉरी आर नहीं आया है, एम वी आर का जो मान ये आया है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको आगे देखो यूज करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे क्या करेंगे, यूज करेंगे कि एम वी स्क्वायर का मान क्या था, 1/4 पाई जेड ई स्क्वायर बाई आर। पहला जेड जो परमाणु क्रमांक होगा, जो तत्व होगा, उसको जेड इंटू ई लिखेंगे, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन, तो दो अणु आवेश हमें मिल जाएंगे। ये हमारा क्या पहला पस्टुलेट था, अभिग्रहित था। क्या है ये हमारा पहला पस्टुलेट है। अब दूसरा पस्टुलेट क्या है मेरे भाई, बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। दूसरा जो पस्टुलेट है इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है, इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सेकंड, बोहर का द्वितीय अभिग्रहित अब इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया सीधी सी बात, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, मतलब पस्टुलेट तो तीनों इंपॉर्टेंट है पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम लोग करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से समझो क्या कह रहा है कि इसमें बोला गया है कि किसी निश्चित कक्षा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है NH/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। NH/2 पाई का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। तो सीधी सी बात है, लिख दिया जाए, ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बोला गया कि इलेक्ट्रॉन, क्या बोला गया मेरे भाई, कि जो इलेक्ट्रॉन है, बहुत अच्छे से लिख सकते हो, जुकाम है भाई थोड़ा, सॉरी। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दो इलेक्ट्रॉन नाभिक के, नाभिक के चारों ओर, चारों ओर कुछ निश्चित, कुछ निश्चित कक्षाओं में
निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। बताया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, और बताया तथा बोला इन कक्षाओं था इन कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कोणीय संवेग कोणीय संवेग NH अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं तथा इन कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो क्या होता है, वो क्या होता है, NH अपॉन 2 पाई के क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। NH अपॉन 2 पाई के क्या होता है मेरे भाई, पूर्ण गुणज होता है। उन्होंने ये बताया। ठीक है, क्या होता है कि जो संवेग है हमारा, जो हमारा क्या होता है कोणीय संवेग, जो हमारा क्या है कोणीय संवेग, जो हमारा क्या है कोणीय संवेग है P, P वो क्या होता है NH बटे 2 पाई के क्या होता है पूर्ण गुणज। कोणीय संवेग हमारा क्या होता है, कोणीय संवेग को कोणीय संवेग को हम लोग भाई P से नहीं लिखते हैं, लिखते हैं मेरे भाई L से। किसे लिखते हैं, L से। तो ये L बराबर होता है P इंटू आर एन एच अपॉन 2 पाई। अब P बराबर संवेग है M इंटू वी, तो एम वी आर बराबर होता है क्या एन एच अपॉन 2 पाई। एन एच अपॉन क्या हो जाएगा 2 पाई। एन एच अपॉन क्या हो जाता है 2 पाई, क्या होता है जी 2 पाई। यही हमारा क्या हो गया फार्मूला निकला, यही हमारा क्या निकला फार्मूला निकला। क्या इतनी बात क्लियर है। तो जो कोणीय संवेग है वो एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई के क्या होता है पूर्ण गुणज होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भाई एच क्या है ना, और यन क्या है, बता दिया जाए। यस, यहां पर यहां पर एन मुख्य क्वांटम संख्या है, संख्या जो क्या होगी 1 2 3 एंड सो ऑन। एच क्या है, प्लांक नियतांक है, पीछे भी क्लास में बताया गया इसको, प्लांक नियतांक है। फिर भी यहाँ पे एक बार देख लीजिए क्योंकि आप गरीब बच्चे हैं भूल जाते हैं। इसका जो मान है 6.62, कहीं कहीं 3 दिया रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेन चीज है 10⁻⁴ 34 10⁻34 जूल सेकेंड, जूल, ये इसका मान होता है। ये हमारा हो जाएगा दूसरा पोस्टुलेट। बहुत ही आसान है, क्या ही था, कुछ भी नहीं, सब याद रखना है बस। अभी जब इसका हम प्रयोग करेंगे त्रिज्या निकालने में, इजीली इसको याद करना है। बाकी लिखने के लिए भाई बोर्ड एग्जाम में तो आपको पता ही है कि बोर्ड एग्जाम आने वाला है भाई, तैयारी बेहतरीन तरीके से करना है। आइए चलते हैं पोस्टुलेट थर्ड पे। जो तीसरा पोस्टुलेट है हमारा,
बोहर का तृतीय अभिग्रहित बोहर का तृतीय अभिग्रहित। ये अब इसमें क्या बोला गया जरा ध्यान सुनना, ये थोड़ा सा समझने वाला भी है और इम्पोर्टेंट भी है। अब कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है जरा ध्यान से सुनना, कि अस्थायी कक्षा में जो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन है ना तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। चलिए पहले उन्होंने कहा तो लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो दिक्कत। इन्होंने बोला इस अवधारणा के अनुसार या इस अभिग्रहित के अनुसार बोला गया कि अस्थायी कक्षा में घूम चक्कर लगाते या घूमते, चक्कर लगाते चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का अवशोषण ना तो ऊर्जा का अवशोषण ना तो ऊर्जा का अवशोषण और ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन करते। ये इन्होंने बोला कि अगर अस्थायी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ना ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है ना ही अवशोषण करता है। ठीक है, फिर करता क्या है, उन्होंने बताया परंतु, उन्होंने बोला परंतु, कौन सी तू, परंतु, परंतु परमाणु में ऊर्जा का उत्सर्जन तब होता है, बताया उन्होंने, बहुत, इसके लिए इनको जानते हो नोबेल पुरस्कार मिला था। इस बात को बताने के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। भाई खतरनाक बात है। बोला कि परंतु परमाणु, परमाणु कौन सा परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा का उत्सर्जन एवं अवशोषण कह सकते हो, परमाणु में ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊर्जा का उत्सर्जन तभी होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन तभी होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से या उच्च कक्षा से, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है, लौटता है। तथा उन्होंने ये भी बताया कि जब इलेक्ट्रॉन परमाणु के उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, सॉरी उत्सर्जन करता है, लेकिन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है। इस बात को मैं अभी चित्र के द्वारा आपको समझा रहा हूं।
चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने कहा तथा 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 एच आवृत्ति का फोटान उत्पन्न करता है, यानी यही विद्युत चुंबकीय तरंग। जैसे कि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जब इलेक्ट्रॉन आता है, कितनी सेकंड के लिए, 10⁻⁸ सेकंड के लिए आता है, उतने में ही क्या करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी फोटोन को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। ये अपनी अपने दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर क्या करता है, अपनी दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर क्या करता है, एक फोटोन उत्पन्न करता है। तथा तथा दोनों सॉरी तथा दोनों ऊर्जा स्तरों ऊर्जा स्तरों दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर फोटान यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग फोटान को उत्पन्न उत्पन्न करता है। अरे यार क्या, 1 मिनट, वेट। उत्पन्न करता है। क्लियर? अब इसको और अच्छे से समझो। यहाँ पर हमारे पास देखो एक फिगर है, ठीक है। एक और छोटा सा फिगर लेते हैं, ये एक तो ये हो गया, छोटा सा, ठीक है। अब यहाँ पर पहले वाले इसको हम कह रहे हैं, देखो, हम्म, पहले वाले इसकी जो एनर्जी है वो हम कह रहे हैं E1 है। इस वाली कक्षा की जो एनर्जी है वो हम कह रहे हैं E2। और बीच में क्या है, अपना नाभिक है। ठीक है सर, ठीक है सर। ऊपर वाले उच्च ऊर्जा स्तर है, ये अपनी क्या है, उच्च, अरे यार कितना छोटा लिख रहे हैं, उच्च ऊर्जा स्तर है। और ये अपनी क्या है, निम्न ऊर्जा क्या है, स्तर। क्लियर? तो अब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यही जो चीजें इसमें कह रहा है कि देखो फिर से पढ़ देते हैं कि अस्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और ना ही क्या करता है, अवशोषण करता है। परंतु उन्होंने बताया कि परमाणु में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण तभी होगा, अगर उत्सर्जन तब होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख देना मेरे भाई, यहाँ पे जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जाएगा तो क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। तथा इन दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर क्या करेगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करता है, यानी फोटॉन उत्पन्न करता है। तो हम क्या करें, दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर क्या उत्पन्न कर रहा है, फोटॉन। क्या उत्पन्न कर रहा है, फोटॉन। यहाँ पे जो दोनों की एनर्जी है डेल्टा ई, वो किसके बराबर है, E2 माइनस क्या है, E1। E2 माइनस क्या है, E1। उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जा रहे हैं। और डेल्टा ई बराबर क्या है, H इंटू न्यू। और ये क्या है, फोटान की क्या है, एनर्जी है। फोटान की क्या है, एनर्जी। E2 माइनस ये हो जाएगी E1। अब यहां से हम अगर केवल आवृत्ति की बात करें तो हम कह सकते हैं E2 माइनस E1 बटे क्या हो जाएगा, H। ये अपना क्या हो जाएगा, एक आवृत्ति निकालने का क्या होगा, जो फोटान आ रहा है उसकी कितनी फ्रिक्वेंसी होगी हम इसको निकाल सकते हैं।
अब ध्यान से सुनना और मेरे भाई, हम इसको ऐसे ऊर्जा स्तर लेकर भी बता सकते हैं। सर कैसे? ऐसे देखो, हमारे पास दो ऊर्जा स्तर है, ध्यान सुनना। एक ऊर्जा स्तर है ये, सॉरी, हमारे पास दो ऊर्जा स्तर है, ध्यान सुनो। एक ऊर्जा स्तर ये है और एक ऊर्जा स्तर ये मैं कह रहा हूं, ठीक है, दो ऊर्जा स्तर। और मैं ये जो गोले में बनाया गया उसी को मैं इस तरफ बना रहा हूं, ठीक है, तो आप समझो। तो अब मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इस इसका मैं नाम इस वाले को कह रहा हूं E2 एनर्जी है, यानी उच्च ऊर्जा स्तर है। और नीचे वाला अपना क्या है? निम्न ऊर्जा स्तर है, यानी E1 है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से देखो। अब ये ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे हैं। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में जा रहा है, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जाएगा, तो हमने बोला क्या होगा? अवशोषण होगा, अवशोषण। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? अवशोषण। अगर यही इलेक्ट्रॉन मेरे भाई, अगर मेरे भाई यही इलेक्ट्रॉन क्या करे? वापस आए। अगर यही इलेक्ट्रॉन क्या करे? वापस आए उच्च ऊर्जा स्तर से। E2 को हम लोग बोले उच्च ऊर्जा स्तर, E1 क्या है? अपनी निम्न ऊर्जा स्तर। क्या सर कैसे पता चला कि ये उच्च ऊर्जा स्तर है? तो मेरे भाई इसके लिए पेशेंस रखो, आगे हम जब बोर का प्रयोग करके इन ऊर्जाओं की जो है एनर्जी हम लोग निकालेंगे। हालांकि इसकी पहले वाले की -13.6 होती है, दूसरे वाले की -4.3। तो देखो ऊर्जाओं का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है, माइनस में जो कम है वही ज्यादा है, ठीक है। आगे हम इसको निकाल के दिखाएं, तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पर हो रहा है उत्सर्जन। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा, और निम्न से उच्च में जाएगा तो अवशोषण करेगा, ठीक है। E2 अपनी उच्च ऊर्जा स्तर है, E1 क्या अपनी निम्न ऊर्जा स्तर है। क्या इतनी बात क्लियर है? इतनी बात आपको बहुत ही अच्छे से मेरे हिसाब से क्लियर है। मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, ध्यान से सुनना। जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिलती है, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन कब करता है? जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, लेकिन कितने? 10⁻⁸ सेकंड के लिए आता है, और इतने में ही विद्युत चुम्बकीय तरंग का क्या कर देता है? उत्पन्न कर देता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग को इतने में ही क्या करता है? ये उत्पन्न कर देता है। ये मैंने क्या किया, बोहर की 3 अभिकरण खूब अच्छे से डिटेल में बताया। आप चाहे तो सीधा सीधा लिख कर आएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल आपको नहीं देना है, पर हम लोग जब सवाल करेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे। आई होप यू क्लियर। अब हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा की त्रिज्या निकालना है, क्योंकि बोर का जो नियम केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही सत्य माना गया है, ठीक है। तो इतनी बात आप मेरे भाई क्या करेंगे? ध्यान देंगे। क्या करेंगे सर? ध्यान देंगे। क्या देंगे सर? ध्यान। चलिए, तो मैं एक चीज और निकाला, क्योंकि हमने 2 टॉपिक लिया था आज। देखो, पहला टॉपिक मेरा हो गया, दिस इज विल बी फिनिश्ड। अब हाइड्रोजन परमाणु की अणु कक्षा की त्रिज्या निकालेंगे। ये 2 तरीके से पूछता है। कैसे पूछता है चलो देखिए। चलिए, अब है हमारी हेडिंग जो है रेड कलर। हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा की त्रिज्या। ये इसको ऐसे भी पूछता है भैया। कैसे? 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 कैसे सर? कैसे 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 सर? कैसे कैसे कैसे? रुक तो जा, मैं तेरे को बताता है जी, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा की त्रिज्या किसके? बोहर के, है ना, बोहर के लिए बात हो रही है, ठीक है। या इसको ये भी कहते हैं मेरे भाई, बोहर के अस्थाई कक्षा की त्रिज्या। अस्थाई कक्षा इन्होंने बताया, बोहर के अस्थाई कक्षा की त्रिज्या
या हाइड्रोजन परमाणु के nवीं कक्षा की त्रिज्या, या फिर इसको कहता है कि सिद्ध कीजिए हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या, ये जो n है ना, इसके क्या होते हैं, वर्ग के समानुपाती होती है। तो आइए हम इस चीज को अपन समझते हैं, ठीक है। चलिए, हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक सर्कल है, ध्यान से सुनना। थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग टाइप का रहेगा, अब ध्यान समझो। हमारे पास एक ओहो, ये क्या बन गया जी, हमें सर्कल चाहिए जी। इसका हम कलर चेक करेंगे, चेंज। देखो हमारे पास क्या है, एक, थोड़ा हम इधर कर लेते हैं, ठीक। हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन परमाणु है और इसकी त्रिज्या सबको पता है। त्रिज्या क्या है, परमाणु है क्या, एक हाइड्रोजन परमाणु, इसकी त्रिज्या हम लोग कह रहे हैं आर है। क्या है, आर है। और यहाँ पर कौन सा नाभिक है, जेड ई परमाणु क्रमांक के साथ। और यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन है। और वो क्या है कि पता है, सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वी वेग से गतिमान होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है अपना, वी वेग से गतिमान होता है। और जिसका द्रव्यमान क्या होता है, हमें पता है अच्छे से, एम। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर थोड़ी सी बातें अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चित्र मेरे को थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओ माय गॉड, ताकि मुझे बाद में स्पेस मिलेगा। ये हुआ, ठीक है सर। हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अपनी अस्थायी कक्षा में परिक्रमण करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। बात तो सही है सर, ये बात तो आपने बताया भी था अभी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को अपनी अस्थायी कक्षा में, अस्थायी कक्षा में, सॉरी में तो छूट ही जाए, अस्थायी कक्षा में घूमने के लिए, घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, आवश्यक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता होती है। बात तो सही है। और ये जो अभिकेंद्र बल है कहाँ से मिलता है, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल से। ये जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी अस्थायी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता पड़ती है। और ये आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है, अभी अभी मैंने पीछे कराया कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या वैद्युत बल से प्राप्त होता है। तो कह सकते हैं कि ये जो अभिकेंद्र बल है, क्या है, अभिकेंद्र बल एफ सी। अभी इस चीज को मैंने निकाला था लेकिन फिर से निकाल दे रहा हूं, मैं डायरेक्ट यूज कर लेता तो सही रहता, बराबर विद्युत बल, विद्युत बल यानी एफ ई। अभी अभी निकाला था, ये होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जेड, देखो पहला इलेक्ट्रॉन क्या है, जेड ई, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन ये वाला, बटे आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कट गया, तो एम वी स्क्वायर जो हमें मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर बटे क्या मिल रहा है, आर। यही तो मिला था, देखो बैक में सेकंड पॉस्टुलेट देखो, सेकंड में फर्स्ट पॉस्टुलेट में देखो यही मिला था कि नहीं, क्लियर। तो आइए देखते हैं आगे। तो ये हमें क्या मिल गया, एक डाटा मिल गया
जो हमारे लिए क्या है, काम का है, हमारे लिए क्या है, काम का है। इस डाटा का हम क्या करेंगे, प्रयोग करके, उस डाटा का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करके हाइड्रोजन परमाणु की तरफ जाकर निकाल सकते हैं। चलिए 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 चलिए। अब चूंकि यहाँ लिख सकते हैं बोहर के द्वितीय अभिग्रहित लगाएंगे, यहाँ हम लोग लगाने वाले हैं बोहर के द्वितीय अभिग्रहित, बोहर के द्वितीय अभिग्रहित से बोहर के सेकंड पोस्टुलेट से, ये आप लिख सकते हैं द्वितीय अभिग्रहित, अभिग्रहित क्या था, क्या था सेकंड अभिग्रहित, सर यही तो था, कौन सा था, ये एम वी आर बराबर आपने बताया था एन एच अपान 2 पाई, एन एच अपान क्या होता है 2 पाई, एन एच अपान क्या होता है 2 पाई। अगर हम ध्यान से सुनना मेरे भाई, एनवी कक्षा के लिए निकाल रहे हैं, कौन सी कक्षा के लिए, एनवी कक्षा के लिए, तो यहाँ पर देखना, अगर देखो हम क्या करें, एनवी कक्षा के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो एक लाइन हम बढ़ा दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वी एन आर एन एन एच अपान क्या हो जाएगा 2 पाई, क्लियर, ये हो जाएगा। ये चीज हमने क्या कर दिया, एनवी कक्षा के लिए लिख दिया, ये तो हमारा पहले का था, है ना, ये तो हमारा पहले का था, ठीक है। अब एनवी कक्षा के लिए हम क्या कर देंगे, वी एन आर एन एन एच अपान 2 पाई, ठीक है सर। यहां से अगर हम एन का मान निकालें, क्या मान निकालें, वी का मान निकाल लेते हैं। अगर यहां से देखो वी का मान निकाल लेते हैं, वी एफ क्या, यहां से अब अगर हम वी का मान निकालें, ये वी एन का मान निकाल लेते हैं सीधे सीधे, और वी एन बराबर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, एन एच अपान 2 पाई एम आर एन नहीं हो जाएगा। इस मान को, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, इसको जैसे हमने ये किया था ना, एक काम की जो चीज आई थी, एक थोड़ा सा और एडजस्ट कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कर देते हैं, बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में v का मान भर देते हैं, किसका मान भर देंगे, v का मान, और nv कक्षा के लिए निकाल रहे हैं भैया, क्या कर रहे हैं, nv कक्षा के लिए निकाल रहे हैं, तो मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई क्या होगा जी, क्या होगा जी, बोलो क्या होगा जी, nv कक्षा के लिए निकाल रहे हैं, तो मेरे भाई यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ भी हम क्या कर देंगे, n लिख देंगे, वेग n और r, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम v का मान भर देंगे, समीकरण 1 से कह दो, v समीकरण 1 में v का मान भर रहे हैं बस, m, ठीक है। जब v का मान भरेंगे तो इसका पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान सुनना, n स्क्वायर h स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r n स्क्वायर, इतने का क्या हो जाएगा स्क्वायर, बराबर क्या है इसके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको लिख सकते हो सीधा सीधा जेड ई स्क्वायर बटे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। अब यहां से कुछ बातें हैं जो कटनी है, वो काट दो, देखो क्या, एक एम से एक एम कट गया,
ध्यान से देखना भाई। और यहाँ पर एक आर्यन से एक आर्यन कट गया, और क्या बच रहा है? एक पाई से एक पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, जो बचा एक बार नोट कर लो। पहली चीज एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे नीचे क्या बच रहा है? एम आर एन बच रहा है। कितना बच रहा है? बराबर इधर क्या है? जेड ई स्क्वायर, नीचे क्या बचा? एप्सिलॉन नॉट। हमें आर्यन यानी आर्यन मतलब एनवी कक्षा की त्रिज्या निकालना है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आर्यन बराबर यहां से कहेंगे, जब मैं कहूंगा आर्यन बराबर तो क्या हो जाएगा देखो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बटे जेड ई स्क्वायर एम बचेगा। जेड ई स्क्वायर क्या बचेगा? एम बचेगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, आर एन बराबर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे ई स्क्वायर एम। एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में लिख सकते हैं एन स्क्वायर जेड। एन स्क्वायर क्या हो गया? जेड। ध्यान सुनना, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई। थोड़ा सा इसको अगर हम छोटा करते, थोड़ा सा छोटा करने दो, मरने वाला। अरे भाई, कुछ दिख रहा है ना भाई? छोटा करने के बजाय थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको हम यहाँ से। बस 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 बस। ठीक है। अब यहाँ पे इतना हुआ, जो जो कटा मैंने आराम से काट दिया। अब आप ध्यान से समझो, यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर एक चीज तुम्हें नोट में बता रहा हूँ, यहाँ पर, कहाँ पर? यहाँ पर, यहाँ पर ये जो दिया गया है ना, ये जो दिया गया है क्या है कि एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे ई स्क्वायर एम एक नियतांक है। क्या है? एक नियतांक है। क्या है? एक नियतांक है। इसका मान भी हम निकालेंगे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अपना एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एम क्या है? पूरा नियतांक। देखो भाई, एच का मान भी फिक्स होता है, एप्सिलॉन नॉट का भी मान फिक्स होता है, आवेश का मान फिक्स है ही। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी फिक्स होता है, ये सबको पता है, नियतांक है। अगर ये नियतांक है तो ये जो हमारी त्रिज्या है, हमारी जो त्रिज्या है एन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी? एन स्क्वायर के। यहाँ पे जेड का मतलब परमाणु क्रमांक है, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एक। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एक। कितना होता है? एक। तो कई बार मैंने बोला था ना, ये सिद्ध करने के लिए आ जाता है, कई बार सिद्ध करने के लिए आ जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे जो nवीं कक्षा की जो त्रिज्या है, मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के क्या है? समानुपाती है। अब ये जो नियतांक आया है मेरे भाई, अब ये जो नियतांक आया है, इसका हम लोग करते हैं मान निकालते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो मेरे भाई इसको हम, हालांकि एक इक्वेशन का मैंने नाम दिया होगा इसको, ठीक है, इसको कोई इक्वेशन दे दो, अगर आप देना चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, इसको एक बार फिर से उठाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या करेंगे? हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए देखेंगे। देखो, हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो n का मान है, वो पहली कक्षा के लिए 1 हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत सही सर।
और जो z का मान है वो एक तो ये होगा ही है क्योंकि परमाणु क्रमांक है। इसके लिए अगर हम मान निकालेंगे तो बैक में देखो, ओ सॉरी, बैक में देखो, यहाँ पे आर्यन है, तो आर्यन के स्थान पे क्या हो जाएगा? आप सोचो, एक बार फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ पहले फिर से। एच स्क्वायर है, एप्सिलॉन नॉट है, ई स्क्वायर है, एम है, फिर इंटू क्या है, एन स्क्वायर बटे जेड है। इसको मैं फिर से ले लिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु के लिए स्पेशली निकाला जा रहा है, तो एन के स्थान पे एक लिखना है, एक एक एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे ई स्क्वायर एम बटे एक का स्क्वायर बटे क्या होगा, एक। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं मेरे भाई, इन सब का मान पता है आपको, एक बार इन सब का मान रखते हैं। इसका मान होता है 6.62 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा, -34 का होल स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 के घाते -12। देख पा रहे हैं कितनी खतरनाक चीजें चल रही हैं। फिर ई का मान सॉरी, ई का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का होल पावर, 19 तो इतना बड़ा हो गया है पूछो, 19 का होल पावर 2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 गुणे 10 की घाते -31, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -34 इतना। अब भाई इतना सॉल्व करोगे तो मेरे भाई आपको सोल्यूशन आता है। आप जब इसको सॉल्व करके आएंगे, मुझे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये चीजें याद रखना है सवाल के लिए। जब आप इसको सॉल्व करके आएंगे तो आएगा 0.53 गुणे 10 के घाते -10, और ये दशमलव R1 हो गया, तो ये हो जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये तुम्हारी क्या आ गई, मेरी पहली कक्षा की त्रिज्या आ गई। हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की क्या आ गई आपकी, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की क्या आ गई भाई, त्रिज्या आ गई। ये हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की क्या है, त्रिज्या है। हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या है। मतलब जो फार्मूला अभी हमने लगाया था, अब वो फार्मूला हमारा क्या बन गया, ये जो आर एन था, देखना ये जो, ओहो, अब ये जो हमारा आर, अभी जो हमारा आर एन निकल के आया था वो कितना था, देखो ध्यान सुनो, ये वाली वैल्यू जो है ना, देखो, आप देखो ऊपर देखो, ये देखो 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 देखो, ये वाली वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, उसी का मान तो 0.53 आया है, तो 0.53, और ये किसके बराबर है, R1 के, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, कि इसको हम लिख रहे हैं R1 क्योंकि 1 और 1 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा ये। लेकिन इसका डाटा कितना है ये, और ये किसका, किसके बराबर होता है, एन स्क्वायर के, एन स्क्वायर R1। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, पता है नहीं समझोगे, तो देखो तुम ऐसे समझो मेरे भाई, बैक में चलो, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा डाटा दे रहा है, ये जो पूरा डाटा दे रहा है, हम 1 रखेंगे तो R1 का मान यही तो आएगा, R1 का मान 0.53 एंगस्ट्रॉम ही तो आएगा, और एन स्क्वायर होगा, वही तो लिखा है। अब ये है पहली कक्षा की त्रिज्या, याद रखना है। अब हम दूसरी कक्षा की भी त्रिज्या निकाल सकते हैं। दूसरी कक्षा की त्रिज्या के लिए z तो अपना एक ही रहेगा, और n का मान कितना हो जाएगा, 2। दूसरी कक्षा के लिए सर ये बताइए z क्यों इतना होगा, अरे भाई केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही सत्य होता है ये नियम, तो केवल z का मान हर बार एक ही लेना है। कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, पहली कक्षा के लिए एनर्जी हमारे पास आ गई 0.53 एंगस्ट्रॉम, दूसरी कक्षा का निकालो, भैया फार्मूला हमारे पास है ना, R2 बराबर क्या रखेंगे, n का मान कितना है, देखो ना, ये इसी पे रखो, इसी पे n का मान कितना है, 2 का स्क्वायर, और R1 का मान तो मैंने पहले से निकाल लिया, 0.53 एंगस्ट्रॉम। R2 बराबर कितना हो जाएगा मेरा भाई, ये हो जाएगा 4,
गुणे 0.53 एंगस्ट्रॉम। जब आप गुणा करोगे तो R2 का मान कितना आएगा सोट, कितना आएगा सोट, आ जाएगा 2.12 एंगस्ट्रॉम। ये दूसरी कक्षा की त्रिज्या है। अगर हम तीसरी कक्षा की त्रिज्या निकालें तो z तो अभी भी हमारा 1 रहेगा और n बराबर कितना हो जाएगा 3। n बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 3 हो जाएगा। तो अगर हम इसकी त्रिज्या निकालें तो R3 बराबर होगा 3 का स्क्वायर कर दूंगा। R1 का मान कितना है जी, कितना है 0.53। तो R3 बराबर हो जाएगा 9 और 9 से गुणा करेंगे 0.53 में, तो 9 त्रिक 27 के साथ और 9 बचे 45, 3 47, तो यानी ये आ जाएगा आपका कितना भाई इसको आप चेक कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंगस्ट्रॉम। ये आ गई आपकी तीसरी कक्षा की क्या हो गई, तीसरी कक्षा की क्या हो गई त्रिज्या हो गई, हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा की त्रिज्या हो गई। इसी प्रकार से चौथी कक्षा की त्रिज्या, पांचवी कक्षा की त्रिज्या, छठवीं कक्षा की त्रिज्या आप निकाल सकते हैं मेरे भाई, निकाल सकते हैं। जैसे मैं अगर परमाणु आपको बना के दिखाऊं, परमाणु आपको बना के दिखाऊं तो देखो, जैसे हमारे पास का एक परमाणु, देखना ध्यान से, ये एक परमाणु ये है, और बड़ा बनाते हैं, ये दूसरा परमाणु लेते हैं। अरे हो गया, चलो छोड़ गई थी तो सब क्यों उड़ जा रहा है जी। देखो एक और लेते हैं, चलिए मान लीजिए ये एक ये हो गया। एक और लेते हैं, कलर चेंज कर, एक और लेते हैं, एक और एक और एक और। चलिए ये हमारे पास कक्षाएं हैं, बीच में बूंदी कहाँ गई। अब बीच वाला जो पॉइंट है वो है नाभिक, क्या है नाभिक। तो ये है हमारी, अगर हम कक्षा की बात करें तो देखो ध्यान से सुनना, त्रिज्याओं का ध्यान सुनना। ये हमारी जो है पहली त्रिज्या है, ये हमारी क्या है R1 है। तो ये वाली ब्लैक वाली क्या होगी हमारी, ओहो सॉरी, कलर कलर से चेंज करके दिखाऊंगा नहीं तो भाई गड़बड़ा जाएगा। तो ये सेकंड वाली क्या होगी, ओहो फिर से आगे चली गई, ये हमारी क्या है R2 है, और उसका मान भी निकाल दिया है। फिर ये कहेंगे ये कौन सी है, ये हमारी क्या है R3, मान भी निकाला है। फिर ये कौन है, नाभिक है ना, ये हमारी क्या है R4। तो इन सभी की कक्षाओं की त्रिज्या निकाल, आप एक बात ध्यान से देख पा रहे हैं, एक बात ध्यान से देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं नाभिक से दूर जा रहा हूं त्रिज्या क्या हो जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे नाभिक से मैं दूर जा रहा हूं वैसे वैसे त्रिज्या क्या हो जा रही है, बढ़ती जा रही है। सेम इसी प्रकार से मेरे भाई जब मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में एनर्जी निकालूंगा तो जैसे जैसे नाभिक से दूर जाऊंगा एनर्जी का भी मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपके हर कक्षाओं के लिए त्रिज्या आप मेन मेरे भाई ये चीजें याद रखना है ये। और तुम्हें पहली कक्षा की त्रिज्या पता होना चाहिए, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या कितनी, 0.53 एंगस्ट्रॉम। अगर ये पता है तो दूसरी कक्षा को पूछ रहा है तो पहली कक्षा की त्रिज्या रख के दूसरी कक्षा का एन का मान 2 रखोगे, 4 से गुणा कर दोगे, जैसे मैंने यहाँ निकाला, 3 के रख दोगे हो जाएगा, 4 का रख दोगे, सब इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ब्रो मैं, तो मेरे भाई मैंने 2 टॉपिक लिया था, दोनों टॉपिक मैंने क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या करेंगे, ऊर्जा, कि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो एक्चुअल में उसकी ऊर्जा कितनी होती है, उस ऊर्जा को हम लोग निकालेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।